Hi everyone, welcome to part 3 of chapter number 5. So, today, after discussing about Pakistan, Bangladesh and Nepal, now we are going to discuss about Sri Lanka. So, the topic's name is Ethnic Conflict and Democracy in Sri Lanka. तो आप ये देख सकते हो कि श्रीलंका का एक रफ मैप है। श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली थी 1948 के अंदर, यानी कि हमें 1947 में मिली थी और एक साल बाद जो है वो श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिल गई थी। यहाँ पर एक सीरियस चैलेंज जो है वो क्रिएट किया गया था, किसी भी मिलिट्री रूल की वजह से नहीं, किसी भी मोनार्क राजा की वजह से नहीं, परंतु खुद ही कंट्री के लोगों द्वारा। ठीक है, तो हम वही पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पर कैसे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है। मैंने आपको बताया था एथनिक का मतलब होता है कि कभी भी एक रीजन के अंदर अलग अलग ग्रुप्स प्रेजेंट है जिनका अलग अलग कल्चर है, अलग अलग आइडियोलॉजी है, ट्रेडिशन है, सो दैट विल बी नोन एज एन एथनिक ग्रुप। ठीक है, अलग अलग एथनिक ग्रुप्स होंगे उस रीजन में। तो इसी तरीके से जो आपका श्रीलंका है उसमें क्या हुआ कि इंडिया से माइग्रेट किए बहुत सारे तमिल्स, ठीक है, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में सेटल हो गए। ठीक है, तो उन्हें बोला गया तमिल्स। अब ये जो है बाहर से आए हैं। ठीक है, पहले से ऑलरेडी कौन थे? सिन्हालास प्रेजेंट थे इन श्रीलंका। तो होता क्या है कि सिन्हालास मानते हैं कि श्रीलंका हमारा है, इसलिए वी विल नॉट गिव एनी बेनिफिट टू द तमिल्स। हम ये जो तमिल लोग यहाँ पर आ गए हैं नॉर्थ ईस्टर्न साइड में, वी विल नॉट गिव एनी कंसेशन टू तमिल्स, क्योंकि श्रीलंका हमारा है। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ कि जो तमिल हैं दे वर हैविंग अ वेरी बैड फीलिंग कि हमें निग्लेक्ट किया जा रहा है बाय ओवरऑल श्रीलंका। ठीक है, सो दे फेल्ट दैट देयर इज neglect of concerns of Tamil interest। इसकी वजह से क्या हुआ कि there was formation of militant Tamil nationalism। militant शब्द का क्या मतलब हो रहा है? आप वायलेंस यूज कर रहे हो। ठीक है, वायलेंस यूज कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप हथियार और आप एक दूसरे को हार्म करके जो है अपना जो डिमांड है उसे पूरा कराना चाहते हो। तो इसी की वजह से अब जो ये तमिल वाले लोग हैं इनकी एक डिमांड थी सेसेशन की, यानी कि जो श्रीलंका है, श्रीलंका में से एक जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है उसे कट करके अलग नेशन बना दो हमारे लिए, तमिल्स के लिए। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इस मिलिटेंट तमिल नेशनलिज्म की वजह से 1983 के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन होती है जिसे बोलते हैं लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। ठीक है, लिबरेशन का एल, टाइगर्स का टी, ऑफ तमिल इलम TE। ठीक है, तो many of the teachers call it litte but we will call it liberation tigers of Tamil Ilam। ठीक है, तो litte doesn't make much sense right कि, बट इट्स योर चॉइस कि हम लिटे भी बोल सकते हैं। बट जो लिबरेशन टाइगर्स थे वो क्या कर रहे थे? दे वर यूजिंग दी मिलिटेंसी अगेंस्ट द श्रीलंकन आर्मी। ठीक है, अब अगर आप इनके बारे में पढ़ोगे तो यू विल गेट टू नो कि ये वो लोग थे जो कि सुसाइड बॉम्बर्स थे। आपको पता होगा कि जो हमारे एक्स PM थे जो कि राजीव गांधी थे, तो उनका असैसिनेशन कैसे हुआ था? दैट वाज थ्रू अ ग्रुप ऑफ दिस कम्युनिटी। ठीक है, लिबरेशन टाइगर्स के ही कुछ लोग थे, एक लेडी थी जो अपने बॉडी के ऊपर बॉम्ब लेकर जाएंगे टुवर्ड्स दैट ग्रुप ऑफ पीपल जिन्हें ये मारना चाहते हैं, एंड वो खुद भी सुसाइड करेंगे उस बॉम्ब के साथ क्योंकि उनकी बॉडी पे है, दे विल डैमेज एंड किल ऑल द पीपल ऑल अराउंड। ठीक है, तो ये इन तरीके के जो है ग्रुप बन चुका था। तो इनकी जो डिमांड थी दैट वाज डिमांड फॉर द तमिल इलम। इसका मतलब है कि तमिल कंट्री की जो है इनकी डिमांड थी, जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका है उसे ये अलग कंट्री बनाना चाहते थे। तो आपने पूरा ओवरऑल बैकग्राउंड देख लिया। अब आप समझेंगे कि कैसे जो आपका ये तमिल ओरिजिन वाले लोग हैं दे विल से कि जो आपका इंडिया है वो हमें हेल्प करे। ठीक है, अब देखो आपको पता चल गया कि इंडिया से माइग्रेट करके श्रीलंका आए थे ये लोग। सो दीज तमिल पीपल वर ऑफ इंडियन ओरिजिन, राइट। तो इसकी वजह से इन लोगों ने कहा इंडिया प्लीज प्रोटेक्ट अस। यहाँ पे हमारे इंटरेस्ट जो है वो एक तरह से नेग्लेक्ट किए जा रहे हैं, हमारी कोई बात नहीं मानी जा रही है। सो आर गवर्नमेंट ट्राई टू नेगोशिएट विद श्रीलंका फॉर सेवरल टाइम्स। ठीक है, बहुत बारी नेगोशिएशन करने की कोशिश की गई।
अब क्या होता है 1987 के अंदर देयर वाज डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब कि जो इंडिया की जो आर्मी है वो श्रीलंका जाएगी, ठीक है। श्रीलंका के अंदर एक तरह से शांति मेंटेन करने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये जो आपकी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम वाली ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत ज्यादा वायलेंस क्रिएट कर रही है, और इसकी वजह से जो श्रीलंका की आर्मी है वो उन्हें सप्रेस करने की कोशिश कर रही है। दैट्स वाई देयर इज अ सिचुएशन ऑफ सिविल वॉर इन द कंट्री श्रीलंका, ठीक है। तो अभी हमारी क्या होगा कि जो IPKF है यानी कि इंडियन पीस कीपिंग फोर्स है जो वहां पे पीस बनाने के लिए गई है वो वहां पर जाएगी, एंड इट विल ट्राई कि यहाँ पे अच्छी तरीके से मतलब पीस दोबारा से स्थापित हो जाए। तो 1987 के अंदर ऐसा हुआ कि देयर वाज डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। अब होता क्या है, क्योंकि लिटे जो है वो बहुत ज्यादा वायलेंट काइंड ऑफ ऐसी है, ठीक है, कम्युनिटी है, तो इसकी वजह से जो इंडियन आर्मी है इसके साथ बहुत सारी एक तरह से कन्फ्रंटेशन हुई कि लिटे को दबाने के लिए। तो एक तो इनके साथ ये हो गया, ठीक है, मतलब इंडियन आर्मी जो है लिट्टे के साथ बहुत ज्यादा कोशिश कर रही थी कि ये किसी तरह माने, ठीक है, वायलेंस का यूज ना करें। तो अभी और दूसरी क्या बात थी कि अगर आप मान लो आपकी कोई कंट्री है, ठीक है, इंडिया कंट्री है, आई वोंट से कि इंडिया के अंदर ऐसा हो, ठीक है, वी शुड जस्ट टेक इमेजिनरी सिचुएशन कि आप एक कंट्री के अंदर, आप एक रीजन के अंदर रहते हो और वहां पे क्या हुआ कि बाहर US की जो फोर्स है वो आकर आपके रीजन में आके अपना सब कुछ मतलब कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। तो आप बताओ कि आपको अच्छा लगेगा क्या कि आपके रीजन में किसी और कंट्री की जो है वो इंटरफेयर कर रही है। एक्चुअल में इसे क्या बोला जाता है, इंटरनल अफेयर्स के अंदर इंटरफेरेंस। इसकी वजह से जो श्रीलंकन्स हैं दे वर नॉट वेरी हैप्पी विद द इंडियन आर्मी। आप समझ रहे हो इस चीज को कि जब खुद की कंट्री की आर्मी होती है देन वी फील कि यस दे आर फॉर अस, पर जब बाहर की कंट्री जो है हमारी कंट्री में अगर इन्वॉल्व करेगी देन वी फील नॉट सो गुड, राइट। तो इसी की वजह से जो इंडियन आर्मी है दैट वाज नॉट लाइक बाय श्रीलंकन्स। अभी क्या होता है 2 साल बाद जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स है उसे बाहर भेज दिया जाता है श्रीलंकन गवर्नमेंट द्वारा, क्योंकि देखो अगर आप पढ़ोगे डिटेल में तो जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स है उसके ऊपर बहुत सारे इल्जाम भी लगाए गए कि ये जो है ह्यूमन राइट्स के खिलाफ भी काम इन्होंने बहुत सारे किए। तो इसकी वजह से विदाउट अचीविंग द एम जिसकी वजह से गई थी कि लिट्टे को बिल्कुल दबा दिया जाए और यहाँ का जो भी सिविल वॉर वाली कंडीशन है उसे ठीक कर दिया जाए, वो चीज को ये काम नहीं कर पाई एंड इट वाज इवेंचुअली पुल्ड आउट ऑफ श्रीलंका इन 1989, 2 साल बाद ही, ठीक है। अभी क्या हुआ, क्योंकि अभी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स चली गई है और वायलेंट हो गई सिचुएशन, बट मेनी अदर कंट्रीज लाइक स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो कि बिल्कुल नॉर्थ पोल के आसपास वाली कंट्रीज हैं उन्होंने भी कोशिश करी सो दैट यहाँ पे ये जो वायलेंट कंडीशन है वो कम हो जाए, जैसे कि नॉर्वे और आइसलैंड, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि 2009 के अंदर क्या होता है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ओवर हो जाता है फाइनली। जो लिटे वाली जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम ये खत्म हो जाती है, वैनक्विश हो जाती है, ठीक है। सो नाउ वी विल रीड कि श्रीलंका जो है कितना अच्छा परफॉर्म कर रही थी इवन आफ्टर दी सिविल वॉर वॉज गोइंग ऑन, ठीक है। सिविल वॉर हो भी रही थी फिर भी जो हमारी श्रीलंका है, हमारी नेबरिंग कंट्री है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, ठीक है। तो अभी अगर आप देखोगे कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है श्रीलंका की वो बहुत ज्यादा थी, ठीक है, और अब भी वो बढ़ रहे हैं आगे, और वहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो एजुकेशन के लिए बहुत काम कर रही है, देन योर गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन द हेल्थ पर्सपेक्टिव, और दूसरी चीजों पर जो गवर्नमेंट है वो काफी काम कर रही है, ठीक है। आप देखोगे कि जो वॉर इन इटसेल्फ है ना, चाहे वो आपकी खुद की कंट्री में हो चाहे वो किसी और कंट्री के साथ हो, उसका मेन ओरिजिन ही बैड होता है, उसका इम्पैक्ट ही बैड होता है, चाहे आप उसमें जीत भी रहे हो, ठीक है। आप इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना कि फॉर एग्जाम्पल 1971 में इंडिया जीता और बांग्लादेश जो है वो फॉर्म हुआ, ठीक है, पाकिस्तान हार गया, दैट इज अ गुड थिंग, ठीक है, दैट इज वेरी हैप्पी ऑफ अस कि हम जीते थे उसमें।
पर अगर आप देखोगे जो मेन बेस है वॉर का, वो क्या होता है कि उसमें डिस्ट्रक्शन होती है, उसमें हमारे सोल्जर्स की जान जाती है ना। तो आप ऐसे समझें बात को कि वॉर को जितना कम किया जाए, जितनी कॉपरेशन लाई जाए उतना अच्छा है, ठीक है। जीतना इज अ गुड थिंग। और हमें ये समझना है कि वॉर जो है, अगर यहाँ पे ना होती ये सारी प्रॉब्लम्स, तो शायद श्रीलंका और भी आगे होता, इवन इफ इन्होंने ऐसी सिचुएशन में भी बहुत ग्रोथ की है। सो श्रीलंका इज वन ऑफ द फर्स्ट डेवलपिंग कंट्रीज टू सक्सेसफुली कंट्रोल द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। यानी कि जैसे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो तो जैसे यूएस वगैरह, उन सभी की तो पॉपुलेशन जो है कंट्रोल में आ गई है, ठीक है। बट इफ वी सी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो, उनकी अभी भी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो रिप्लेसमेंट रेशियो से ज्यादा है, यानी कि 2.1% से ज्यादा है। तो परसेंट तो नहीं होगा, पर 1000 होगा, ठीक है। तो ये जो है वन ऑफ द वेरी फर्स्ट कंट्रीज, कुछ कंट्रीज थी जिन्होंने ये चीज सक्सेसफुली कर पाए वो, और उनमें से एक श्रीलंका भी थी, ठीक है। इट वाज द फर्स्ट कंट्री इन द रीजन टू लिबरलाइज, यानी कि साउथ एशिया के अंदर फर्स्ट कंट्री थी जिसने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज कर दिया था, अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया था, ठीक है। लिबरलाइज का मतलब है कि आप अपनी कंट्री में जो ट्रेड है उसके ऊपर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रही है। उसके बाद हाईएस्ट पर कैपिटा जीडीपी, यानी कि इसने बहुत ज्यादा काम किया और इसकी जीडीपी बहुत ज्यादा है। और जीडीपी, आपको पर कैपिटा जीडीपी का मतलब मैं आपको बताऊं, टोटल जीडीपी, ठीक है, आपकी पूरी कंट्री की जीडीपी डिवाइडेड बाय योर पॉपुलेशन। यानी कि आप ऑन एन एवरेज पर कैपिटा जीडीपी के अंदर क्या पता करते हो, ऑन एन एवरेज आपकी कंट्री का एक इंसान क्या कमाते हैं, तो वो बहुत ज्यादा है श्रीलंका का, ठीक है। उसके बाद देयर इज डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम, इवन आफ्टर सिविल वॉर यहाँ पे डेमोक्रेसी जो है वो अच्छी तरीके से स्थापित रही, ठीक है। तो ये हुआ आपका एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंडिया पाकिस्तान एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। अब हम क्या कर रहे हैं, अभी तक हमने सारी कंट्रीज की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ा कि पाकिस्तान में क्या चल रहा था, फिर नेपाल में क्या चल रहा था, देन श्रीलंका में क्या क्या हुआ था, मतलब आप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ रहे थे, पर आपने ऐसे नहीं पढ़ा कि इंडिया और पाकिस्तान में क्या प्रॉब्लम है। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू रीड नाउ। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट्स। तो इसमें मैंने पॉइंट वाइज लिखा है, यू विल गेट टू नो वेरी नाइसली थ्रू द हेल्प ऑफ मैप्स। तो सबसे पहली जो चीज है वो है कश्मीर इशू, ठीक है। हम ये बात करेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान के जैसे रिलेशन है आज के टाइम पे वो ऐसा क्यों है। सो कश्मीर इशू जो है, क्या हुआ 1947 और 48 जब हमें इंडिपेंडेंस मिली, तब कुछ वॉर्स चल रही थी कश्मीर रीजन के अंदर, ठीक है। उसकी वजह से होता क्या है कि जो ये कश्मीर वाला रीजन है, यहाँ पर एक लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो ड्रॉ कर दी जाती है, ठीक है। तो इस वॉर की वजह से ये वाला जो रीजन है हमारी कंट्री का, वो बन जाता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। यानी कि यहाँ पे पाकिस्तान अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं। तो अभी इंडिया का क्या है कि इंडिया कहते हैं कि दिस इज आवर पार्ट, पाकिस्तान कहते हैं दिस इज आवर पार्ट। तो इस बात पे जो है कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ये ड्रॉ कर दी गई थी ड्यूरिंग 1947 एंड 48 वॉर, ठीक है। अब क्या होता है आपका, जो 1965 में वॉर हुई उससे भी ये इशू सॉल्व नहीं हो पाया। 1971 के अंदर जो वॉर हुई बांग्लादेश के लिए, उसमें हम जीत गए, पर फिर भी इस इशू का हम कुछ भी सेटलमेंट नहीं कर पाए, कोई एग्रीमेंट नहीं कर पाए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बना, और ये वाला जो रीजन है दैट वाज मेड इंडियन प्रोविंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इस टाइम पे, ठीक है। पर अभी भी ये जो रीजन है यहाँ पर बहुत कॉन्फ्लिक्ट है दोनों साइड से, ठीक है। सो दिस इज फर्स्ट वन विच इज अनसेटल्ड, इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल पाया है अभी तक, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सियाचिन ग्लेशियर के बारे में, ठीक है। दिस इज SIA सियाचिन ग्लेशियर एंड आर्म्स। पहले हम इस पार्ट को पढ़ेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बनाया है, यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर है। अब यहाँ पे है क्या बात कि ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर भी
देर इज कॉन्फ्लिक्ट सियाचिन ग्लेशियर वाले एरिया में। ये ट्रायंगुलर टाइप ऑफ एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इंडिया और पाकिस्तान की किसका एरिया है ये, इस बात का कॉन्फ्लिक्ट है। उसके बाद हम देखते हैं आर्म्स वाला। आर्म्स का क्या मतलब है, हथियार। तो क्या हुआ 1990s के अंदर जो इंडिया और पाकिस्तान है वो न्यूक्लियरी जो है अपने आप को बिल्ड कर रहे थे, ठीक है। न्यूक्लियर वेपन्स और मिसाइल्स को बिल्ड कर रहे थे। इसकी वजह से आर्म रेस चल रही थी बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। तो आपको आर्म रेस का मतलब पता है कि इंडिया पाकिस्तान से ज्यादा मिसाइल्स बनाना चाहते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स, और पाकिस्तान इंडिया से। तो ऐसी रेस को क्या बोलते हैं, आर्म रेस। आर्म का मतलब हथियार, ठीक है। अभी आप देखोगे कि 1998 के अंदर क्या हुआ था, इंडिया जो है उसने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था, ठीक है। न्यूक्लियर टेस्टिंग होती है ना, बॉम्ब जो है वो उन्हें ट्राई करके देखते हैं। तो ये जो है पोखरण के अंदर हुआ था, इंडिया के अंदर, ठीक है। तो पाकिस्तान ने जब इंडिया को देखा तो टू शो कि हम भी पावरफुल हैं, पाकिस्तान ने क्या किया, कुछ दिनों बाद इसने भी न्यूक्लियर टेस्टिंग करी इन चगाई हिल्स, ठीक है। तो ये इसका क्या मतलब है कि दोनों एक दूसरे को दिखा रहे हैं कि वी आर नॉट वीक, ठीक है। पाकिस्तान भी कह रहे हैं वी आर नॉट वीक। तो अभी देखो यहाँ पे वही वाली सिचुएशन बन रही है जो सोवियत यूनियन एंड यूएसए के अंदर बन रही थी। दोनों के पास बहुत ज्यादा पावर है, इसलिए देर इज अ रिलेशनशिप कॉल्ड डेटरेंस। डेटरेंस का मतलब क्या है कि दोनों पावरफुल हैं तो वॉर करके कोई फायदा नहीं है। तो ये जो न्यूक्लियर टेस्टिंग हुई थी, इससे जो रिस्क है कि डायरेक्ट और फुल स्केल वॉर हो, इसकी वजह से कम हुआ है। डेटरेंस रिलेशनशिप शायद आपको याद हो। अब हम आगे जा रहे हैं। इंडिया ब्लेम्स पाकिस्तान गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना कोई भी ओपिनियन नहीं दे रही हूँ। वट एवर इज रिटन इन योर बुक, ठीक है। यहाँ पे नोट्स में जो भी लिखा है इज देयर इन योर बुक, ठीक है। तो आप ऐसे मत सोचना कि आई एम गिविंग माई ओपिनियंस टू यू, ठीक है। सो वी आर मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट। वो है कि जो इंडिया है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को किस तरीके से ब्लेम करता है और कौन कौन से सस्पिशंस हैं। इंडिया को और पाकिस्तान को एक दूसरे के ऊपर शक है। तो इंडिया को ज्यादा शक है और पाकिस्तान को कम है, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि हमें शक है कि ये सच नहीं है। शक जो है वो सच भी हो सकता है और झूठ भी हो सकता है। तो आई एम नॉट सेइंग कि शक को आप नेगेटिव टर्म्स में मत लेना। अभी जो इंडिया है वो कहता है कि जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है दैट हेल्प्स कश्मीरी मिलिटेंट्स विद आर्म्स, ट्रेनिंग, मनी एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। जो कश्मीर में आपको पता होगा कि कैसे लोग जो हैं वो पत्थर मारते हैं एक दूसरे को, वैसे भी मिलिटेंसी यूज करते हैं। तो जो इंडियन गवर्नमेंट है दैट से कि जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है वो इन लोगों को जो कि मिलिटेंट्स हैं उन्हें आर्म्स, हथियार देती है, ट्रेनिंग देती है, पैसा देती है और प्रोटेक्ट भी करती है टू कैरी आउट टेररिस्ट स्ट्राइक्स अगेंस्ट इंडिया, ठीक है। कि ताकि वो इंडिया के अंदर टेररिज्म कर सके, ठीक है। उसके बाद जो इंडिया है वो कहता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट एडेड प्रो खालिस्तानी मिलिटेंट्स विद आर्म्स एंड एम्यूनिशन, ठीक है। जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उसने जो है प्रो खालिस्तानी यानी कि जो पंजाब का कुछ पोर्शन है उसे अलग कंट्री बनाना चाहते हैं। बहुत कम लोग हैं ऐसे, ठीक है। तो इंडिया को लगता है कि शायद ये जो कुछ मिलिटेंट्स उठे थे इन्हें कौन एड कर रहा था, पाकिस्तानी गवर्नमेंट कर रही थी, ठीक है। विद आर्म्स एंड एम्यूनिशन, हथियार बारूद वगैरह से, ठीक है, ड्यूरिंग 1985 एंड 1995, ठीक है। इससे पहले ही ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था जो कि हम सेकंड बुक में पढ़ेंगे कि कैसे क्या क्या हो रहा था। उसके बाद एंटी इंडिया कैंपेन्स इन नॉर्थ ईस्ट थ्रू बांग्लादेश एंड नेपाल। अभी क्या आपने सुना होगा आईएसआई के बारे में, तो इसकी फुल फॉर्म है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। नाम पढ़ के लगता है पता नहीं कौन सा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है ना। आपको पता है ये टेररिस्ट ग्रुप है आईएसआई, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। तो इंडिया का कहना है कि जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है वो आईएसआई के थ्रू जो है इंडिया के अंदर कैंपेन करती है, टेररिज्म फैलाती है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर, हमारी असम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, इन सारी कंट्रीज में, थ्रू बांग्लादेश और नेपाल। नेपाल और बांग्लादेश में छुप के ये आईएसआई के लोग जो है नॉर्थ ईस्ट पे अटैक और टेररिज्म करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो इंडिया ब्लेम्स पाकिस्तान वाले टॉपिक के अंडर आएगी। उसके बाद आपकी बुक में दे रखा है एक छोटा सा टॉपिक, पाकिस्तान ब्लेम्स इंडियन गवर्नमेंट। मतलब पाकिस्तान क्या कहना चाहता है। तो जो पाकिस्तान है वो कहता है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है दैट एड्स
कि भाई जो सिंध और बलूचिस्तान के अंदर जितने भी ट्रबल होते हैं वो इंडिया ही कराता है, ठीक है, ये पाकिस्तान ने कहा। उसके बाद अगर आप देखोगे नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट इज अबाउट इंडस रिवर वाटर डिस्प्यूट। आपको अगर मैं इंडस दिखाऊं, ये हमारा इंडिया है, ये पाकिस्तान है। तो इंडस जो है वो यहां से जा रही है, ठीक है, इंडिया में आई, इंडिया से पाकिस्तान में गई। तो आपको पता होगा कि अगर ये पानी यहीं पे रोक लें तो सारा पानी कहाँ पे आएगा, इंडिया में आएगा, कुछ भी पाकिस्तान में नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इंडिया और पाकिस्तान में झगड़ा है कि इंडिया वाले ज्यादा रख लेते हैं, हमें कुछ देते नहीं, इस टाइप से। तो 1960 से पहले जो है बहुत ज्यादा डिस्प्यूट होता था। 1960 में एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है वैसे ये। 1960 में क्या हुआ, इंडस वाटर्स ट्रीटी जो है वो साइन की गई बाय इंडिया एंड पाकिस्तान। इसके अंदर क्या था कि वर्ल्ड बैंक ने हमें सपोर्ट किया था कि इस ट्रीटी को साइन करें, ठीक है। आपको पता है मीडिएटर्स होते हैं, कई बार वर्ल्ड बैंक होता है, कई बार यूएन होता है, तो इसी तरीके से यहाँ पे वर्ल्ड बैंक है। इंडस वाटर ट्रीटी हमने साइन करी, ठीक है। तो उसके थ्रू बता दिया कि इतना पानी इसका, इतना पानी इंडिया का, ठीक है। उसके बाद भी थोड़ी से डिफरेंसेस रहते हैं इंटरप्रिटेशन में कि इस डॉक्यूमेंट में हमने ये लिखा था कि ऐसा होना चाहिए, तो पर वैसे ही सॉर्टेड आउट है कि जो इंडस वाटर है वो डिस्प्यूट खत्म हो चुका है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे एक अनसेटल्ड इशू है जो कि है डीमार्केशन लाइन इन सर क्रीक। ये जो आप गुजरात वाला एरिया देख रहे हो, इसके यहाँ पर जो है सर क्रीक जो है जगह है, यहाँ पर क्या है, एक लाइन ड्रॉ की गई है, ठीक है, ऐसे लाइन ड्रॉ की गई है। अब ये जो लाइन है इसके ऊपर डिस्प्यूट है कि पाकिस्तान कहता है ये वाला जो एरिया है वो हमारा है क्योंकि ये सिंध के साथ लगता है, ठीक है। तो पाकिस्तान कह रहा है ये हमारा है, इंडिया कहता है ये हमारा है। तो ये वाला जो रीजन है उसे रन ऑफ कच्छ बोलते हैं। तो आपका ये सर क्रीक वाला डिस्प्यूट है कि ये जो लाइन है वो किधर होनी चाहिए, इंडिया को मिलना चाहिए सर क्रीक वाला एरिया या पाकिस्तान को। तो ये जो है आपको लगेगा कि छोटी सी बात होती है कि आपका सियाचिन ग्लेशियर और सर क्रीक, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रीजन्स, क्योंकि अगर आप सर क्रीक को देखोगे इट विल गिव इम्पैक्ट ऑन दी कंट्रोल ऑफ सी रिसोर्सेज। किसके पास सी का ज्यादा पावर रहेगी वो डिसाइड होगी इस बात से। तो इसकी वजह से काफी इंपॉर्टेंट इशू है। सो आई होप दैट यू आर गेटिंग एवरीथिंग एंड वी विल मीट you in the next one. Thank you so much.